क्लास 9th साइंस। साइंस का सबसे पहले हम साइंस शब्द का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि साइंस है क्या। साइंस शब्द जो है विज्ञान जिसे कहती है, यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द किससे सेंटिया से मिलकर सेंटिया से बना है। सेंटिया से बनना होता है, जिसका मतलब होता है सुव्यवस्थित ज्ञान। सुव्यवस्थित ज्ञान मतलब विज्ञान क्या है? प्रकृति के सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहती है? विज्ञान कहती है। विज्ञान की सबसे पहले हम कर लेते हैं परिभाषा। विज्ञान क्या है? विज्ञान है प्रकृति का, हमने लिख लिया प्रकृति का कैसा अध्ययन। एक तो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, एक आना चाहिए सुव्यवस्थित, प्रकृति का सुव्यवस्थित, और दूसरा पॉइंट कैसा? क्रमबद्ध, जिसको लयबद्ध भी कह सकती है। क्रमबद्ध या लयबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान कोई भी आया, भौतिक विज्ञान आया तो भौतिकी का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। रसायनों का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन रासायनिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के हर एक विज्ञान जो है, विज्ञान के 3 पार्ट, कौन कौन से 3 पार्ट? विज्ञान के 3 पार्ट, एक आया भौतिक, एक आया भौतिक विज्ञान, दूसरा आया रासायनिक, तीसरा आया जीव या जैव विज्ञान, ये विज्ञान के 3 पार्ट, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये विज्ञान के 3 पार्ट है। अब भौतिकी का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन, भौतिक विज्ञान रसायनों का, रासायनिक विज्ञान और वायु का, जीव का, तो जीव विज्ञान, ये तुम्हारे पास विज्ञान की 3। हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के हम एक चैप्टर ले लेते हैं, उस चैप्टर का नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं और उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा एक ही वर्ड में, एक ही क्लास में। फर्स्ट क्लास से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर। ये हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लेना था आपको। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक चैप्टर, कौन सा? क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 लगभग होगा, आप चेक कर लेना लगभग चैप्टर कौन सा होगा। क्लास 9th का 9 चैप्टर होगा कि चैप्टर नंबर कौन सा? बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि बल होता क्या है। बल होता है तुम्हारे पास कोई भी वस्तु, कोई भी हमने ले ली वस्तु, इस वस्तु ये पड़ी है कहाँ पर? ये ज़मीन पर पड़ी है। किस पर पड़ी है? ज़मीन पर पड़ी है। ज़मीन पर पूरी टिकी हुई है, ज़मीन पर टिकी हुई है। ये ज़मीन पर टिका दी इस वस्तु को। ये कोई वस्तु अगर ये ज़मीन पर पड़ी है और इस पर कोई व्यक्ति जो है ज़ोर से धक्का लगा रहा है या फिर उसको खींच रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जोर लगाना पड़ेगा। यही इसका क्या कहलाता है? बल कहलाता है। मतलब बल की डेफिनेशन क्या आएगी? किसी वस्तु, बल इंग्लिश में कहते हैं, हम पता है फोर्स, इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, मतलब किसी वस्तु को धक्का देना, किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल क्या होता है? किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल के नाम आगे, बल की परिभाषा आगे। बल होता क्या है? बल हमेशा ध्यान रखना, बल होता है किसमें? बल होता है माँ में होता है। बल किस में होता है? माँ में होता है। मतलब बल का सूत्र आ गया, बल मेरी माँ में होता है, तो सूत्र आ गया F बराबर M में, MA। यहाँ पर M क्या है? M होता है किसी वस्तु का मास, मतलब द्रव्यमान। वस्तु का मास क्या कहलाएगा?
m कहलाएगा, जबकि a कहलाता है एसिलरेशन। एसिलरेशन मतलब इसको हिंदी में कहते हैं त्वरण। त्वरण जो कि होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? त्वरण होती है। और जबकि वेग क्या होता है? वेग होता है हमारे पास कहिए तो विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर तो होता है त्वरण, जबकि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है? वेग। और जबकि विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है किन्हीं भी अगर जो दो बिंदुओं के बीच की तय की गई सीधी दूरी, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ये हो गया अब सीधी दूरी। अब दूरी इस वर्ड का मतलब तो आप सबको पता ही होगा कि अगर जो मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई व्यक्ति ए पर बैठा है, ए स्थान से रवाना होता है, वह जाता है यहाँ पर, ए से गया कहाँ पर? बी पर, बी से गया कहाँ पर? सी पर, बी से गया सी पर। अब पूछे इसमें व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की? तो व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी होगी ए से लेकर बी की डिस्टेंस और बी से लेकर सी की डिस्टेंस का योग। लेकिन जबकि पूछे ये क्या हो गया? ये तो हो गई दूरी। लेकिन यदि पूछे कि व्यक्ति ने कितना विस्थापन तय किया, तो विस्थापन होगा दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। तो कितनी होगी? AC। विस्थापन क्या होगा? AC क्या होगा? विस्थापन को शो करेगा। ये ध्यान रखना है कि दूरी और विस्थापन में फर्क क्या है। दूरी और विस्थापन में फर्क क्या है? अब विस्थापन में अगर जिस जो समय लगा उसका भाग दे दी तो आएगा वेग। वेग में जो समय लगा उसका भाग दे दी तो क्या आएगा? त्वरण। और त्वरण जो होता है वो किसके लिए काम आता है? बल के लिए काम आता है। बल ज्ञात करने के लिए त्वरण का गुणा द्रव्यमान के साथ करना पड़ता है, तो आएगा क्या? बल आएगा। बल का कहे मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक, मात्रक कभी भी रटना नहीं है, याद नहीं करने के बाद समझना है कि हमेशा किसी वस्तु का द्रव्यमान हम किस में मापते हैं? द्रव्यमान मापते हैं किलोग्राम में। हम कहते हैं बाजार जाते हैं तो 5 किलो शक्कर दो, 2 किलो गुड़ दो, कुछ भी कहते हैं तो किलो वर्ड साथ में लग जाता है, तो मतलब केजी किसका माप हो गया? द्रव्यमान का। जबकि त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की। वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन, और विस्थापन होता है दूरी। दूरी का मात्रक हम जानते हैं क्या? दूरी किसमें? 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। दूरी मापते हैं किसमें? मीटर में। दूरी मापते हैं मीटर में। दूरी मीटर में मापते हैं तो विस्थापन को भी किससे मापेंगे? मीटर में मापेंगे। जबकि विस्थापन के बाद आ गया कौन? वेग। विस्थापन के बाद आ गया वेग। तो वेग क्या होता है? विस्थापन में समय का भाग। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। विस्थापन में समय का भाग दिया तो ये मात्रक किसका आ गया? ये मात्रक आ गया वेग का। और अब पूछे त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन मतलब क्या? वेग में भी समय का भाग। वेग जो होता है उसमें किसका भाग? समय का। समय को मापते हैं हम किसमें? सेकंड में। वेग का सूत्र पहले पता है हमारे पास, m/सेकंड, और इसका सेकंड एक और एक्स्ट्रा पड़ा है, तो टोटल मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक आ गया? त्वरण का। तो इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं kgm, बीच में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, SEC के पावर ऊपर कितनी? -2, क्योंकि पावर घात में क्या होती है? संख्याएं ऊपर जाती है तो उसकी बेस जो है, पावर जो है के साथ माइनस का साइन लगता है। ये हो गया। लेकिन बल का जो नियम मात्रक जो है वो एक बल की खोज की थी न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए न्यूटन ने अपने ही नाम पर बल का मात्रक रख लिया। क्या? न्यूटन। बल का मात्रक उसने क्या रखा? न्यूटन रख लिया। ये होता है बल के बारे में। बल का मात्रक तुम जो भी लिखिए, चाहे न्यूटन लिखिए चाहे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड लिखिए, दोनों ही बल की मात्रक है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं करने वाला। लेकिन न्यूटन क्या है? प्रचलित मात्रक है, इसको न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए बल का मात्रक क्या रख लिया? न्यूटन रख लिया। ये बल के बारे में क्लास 9th के चैप्टर नंबर 9 में बल के बारे में इतना वर्णन कर लिया है। बल दो प्रकार के होते हैं,
बल इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। बल तुम्हारे पास फिर आता है बल कितने प्रकार के होते हैं, बल के बाद नियम, न्यूटन की गति के नियम, कौन कौन से नियम है, कितने नियम है, उनको हम अलग से शो कर लेंगे। हाँ तो कर लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। हाँ अब स्टार्ट कर लेते हैं इसके आगे। अब बल कितने प्रकार के होते हैं, मैंने कहा कि बल तुम्हारे पास कितने, 2 प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार कौन कौन सी, पहला है संतुलित, पहला कैसा बल, संतुलित। दूसरा होता है असंतुलित, असंतुलित। बल कितने प्रकार के, बल 2 प्रकार के, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, वो हम शो करते हैं। संतुलित बल वही बल होते हैं अगर जी कोई वस्तु है, कोई वस्तु कहीं पर पड़ी है, कोई वस्तु कहीं पर पड़ी है, अगर जी मैं इस वस्तु के यहाँ पर एक खींचने वाला, यहाँ से कोई वस्तु खींच रहा है, किससे, F1 से, बल F1 से, और दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसने इस वस्तु को खींच लिया F2 बल से, तो वस्तु कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, इसका पता करने के लिए यदि दोनों तरफ से लगने वाला बल जो है वह इक्वल हो, दोनों तरफ से लगने वाला बल इक्वल हो, यदि दोनों तरफ से लगने वाला बल इक्वल हो तो वस्तु जो है न तो लेफ्ट हैंड में जाएगी, लेफ्ट साइड में जाएगी, न ही राइट साइड में जाएगी। मतलब वस्तु क्या रहेगी, स्थिर पड़ी रहेगी। वस्तु कैसी रहेगी, स्थिर पड़ी रहेगी, जहाँ पर थी वहीं पर पड़ी रहेगी। तो इस प्रकार के बल को क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। ऐसा बल जिसमें बलों का परिणामी जो होता है, बलों का परिणामी जो होता है वो क्या हो, शून्य हो, उसे कहेंगे संतुलित बल। ऐसा बल जिसमें दोनों ओर से लगने वाला बल जो है इक्वल हो, उसे भी संतुलित बल ही कहेंगे। या फिर दोनों बलों का योग जो है, बलों का योग वहाँ क्या हो, 0 हो, तो भी क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। अब असंतुलित बल की बारी है। यदि ये लगने वाला बल F1 और F2, यदि F1 और F2 जो है इक्वल न हो, इक्वल न होने का मतलब क्या है कि या तो F1 ज़्यादा होगा F2 से, या फिर F2 ज़्यादा होगा किससे, F1 से। अगर ये इक्वल न हो तो हमेशा ध्यान रखना F1 प्लस F2 का मान जो है वह 0 भी नहीं होगा। मतलब असंतुलित बल वह बल होता है जिसमें वस्तु के दोनों ओर से लगने वाला बल जो है, बल इक्वल न हो, बराबर न हो, तो उसको कहेंगे असंतुलित बल। ये संतुलित और असंतुलित बल के बारे में हो गया। संतुलित बल क्या होता है, बलों का परिणामी 0 हो, बल इक्वल हो, वस्तु स्थिर रहे, संतुलित बल। असंतुलित बल, अगर बलों का परिणामी 0 न हो, बल इक्वल न हो, या फिर F ज़्यादा हो या F2 ज़्यादा हो, दोनों में से कोई एक ज़्यादा हो, वस्तु किसी एक दिशा में जाएगी, या लेफ्ट साइड में जाएगी या फिर राइट साइड में जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। ये हो गया बल। बल के बारे में 2 और परिभाषाएं होगी, संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित बल के बारे में जानने के बाद आगे आया हमारे पास एक वैज्ञानिक। कौन आया, एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था हमारे क्या, गैलीलियो, जिसका नाम था गैलीलियो। हिंदी में कोई मिस्टेक हो तो भाई माफ़ करना, क्योंकि हिंदी में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ साइंस, तो हिंदी में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो आया गैलीलियो। गैलीलियो ने जो है नियम दिए, गैलीलियो ने अपने अलग अलग नियम दिए। गैलीलियो के नियम में सबसे उसने इम्पोर्टेंट नाम बोला जड़त्व। जड़त्व को डिफाइन किसने किया, गैलीलियो ने। लेकिन गैलीलियो आगे हो गया अनसक्सेस हो गया। कारण क्या था, उसने अपने नियमों का सही तरीके से वर्णन नहीं किया।
तो गैलीलियो का प्रथम नियम गैलीलियो ने नहीं दिया, गैलीलियो ने बताया जड़त्व। गैलीलियो ने जड़त्व के बारे में कहा कि कोई भी वस्तु जो है वस्तु में उसका खुद का ही एक द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान को ही जड़त्व बोल दिया। उसने क्या कहा? जड़त्व होता है। उसने बोला कि यह एक द्रव्यमान की माप होती है, यह द्रव्यमान की माप होती है। गैलीलियो ने कहा कि जड़त्व द्रव्यमान की माप होती है, और जड़त्व के नियमानुसार गैलीलियो ने बोला कि कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर पड़ी रहेगी। कब तक स्थिर पड़ी रहेगी? जब तक उस पर क्या न लगाए? कोई बाह्य बल न लगाए, कोई बाह्य बल न लगाए, तब तक वो वस्तु स्थिर पड़ी रहेगी। और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील पड़ी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। मतलब गतिशील वस्तु गतिशील पड़ी रहेगी, स्थिर वस्तु स्थिर पड़ी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल न लगाए। ये किसने कहा? ये गैलीलियो ने कहा। लेकिन गैलीलियो इसके बारे में उदाहरण से समझाने में वह हो गया अनसक्सीज। इसलिए गैलीलियो जो है, यहीं तक गैलीलियो क्या हो गया? सीमित हो गया। और गैलीलियो ने अपना अवधारणा से यहीं गैलीलियो का हो गया अंत। गैलीलियो ने यहीं से इसका बारे में पढ़ाना आगे ख़त्म हो गया। तो गैलीलियो के बाद आया हमारे पास वैज्ञानिक जो था न्यूटन। ये बहुत ही माइंडेड, बहुत ही ज़्यादा इसने दिमाग लगा लिया। और न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। गति के 3 नियम दिए। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। इन तीनों नियमों के बारे में गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। गति का प्रथम नियम जो था, उसने प्रथम नियम में तो गैलीलियो ने की अवधारणा को ही सही तरीके से उसने साबित कर लिया। द्वितीय नियम ने उसमें बताया कि बल के बारे में, बल क्या होता है। और तृतीय नियम में उसने बताया क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया के अनुकूल प्रतिक्रिया बताई।